हेलो गाइस, वेलकम। मैथ्स का हमने 3 लेसन कंप्लीट कर लिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 1 के 5th चैप्टर से। जो सेकंड चैप्टर था वो हमने क्लासेस में कर लिया है पहले, उसके नोट्स भी दे दिए मैंने। तो इसका जो नोट्स है वो आपको क्लासेस में मिलेगा, या तो फिर मैं ग्रुप पे इसका पीडीएफ डाल दूंगा। बट आज जो है वो हम ये लेसन कंप्लीट करते हैं, 5th लेसन हीट। इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट जो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो हम बाद में करेंगे, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, या फिर जो 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 न्यूमेरिकल के बेस पे बाकी के कंसेप्ट है वो। और आज जो हम करेंगे वो है हमारा थियरी पार्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको आज कवर करना है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, रेगुलेशन, एनोनस बिहेवियर ऑफ वाटर और ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले हीट होता क्या है, हीट पढ़ना है हमको। तो हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है। अगर हम थर्मोडायनामिक के बेसिस पर पढ़े, अगर हम थर्मोडायनामिक के कंसेप्ट से देखें तो हीट क्या है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट या फिर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और कब होगा ट्रांसफर ऑफ हीट? कब होगा? जब दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ऑफ टेम्परेचर। दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब। जैसे अगर मैं एक रॉड ले लूँ, एक आयरन रॉड ले लूँ, और अगर उसको एक साइड से गर्म करना चालू कर दूँ, तो जिस एंड पे मैंने पकड़ के रखा है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो हीट का ट्रांसफर इस एंड भी होगा और ये वाला एंड भी हमको गर्म लगेगा। तो हीट क्या है? हीट इज ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये है हमारा हीट। अगर हीट की हम बात करें तो हीट को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं बहुत सारे एनर्जीज में। तो उस पर हम नहीं जाएंगे, हमारा जो लेसन है हम उस पर रहते हैं, हमारे कंसेप्ट पे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से। कि अगर देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अगर मैंने आइस का एक ट्रे लिया, एक बीकर लिया मैंने, और उसके अंदर आइस के क्यूब्स डाल दिए और उसको एक गैस बर्नर पे रख दिया गर्म होने के लिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे वो पूरा का पूरा आइस मेल्ट होके वाटर बन जाएगा। पूरा का पूरा आइस मेल्ट होके वाटर बन जाएगा। और वो जब वाटर बन जाएगा तो वो टेम्परेचर जिस समय पूरा का पूरा आइस वाटर बन चुका है, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट है ना। उस टाइम क्या होता है? उस टाइम होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होगा इसके प्रेशर के। और सेम चीज अगर मैं उसी वाटर को हीट करना चालू करूं तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस समय पूरा का पूरा वाटर हीट होने के बाद वेपराइज हो जाएगा, और उस पॉइंट को मैं बोलता हूं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल होके वो उड़ जाएगा। तो इसी को मोर साइंटिफिक वे में अगर मैं ले लूं कि देखिए, अगर मैंने उस बीकर में आइस डाला और उसको मैं गर्म कर रहा हूं, तो जब वो आइस से वाटर बनना स्टार्ट होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आइस से वाटर बनना स्टार्ट होगा। जब वो आइस से वाटर बनना स्टार्ट होगा तो हम देखेंगे कि वो जीरो टेम्परेचर पर बहुत पहले ही आ जाएगा। मतलब उस टेम्परेचर पर जब वो वाटर बनेगा वो टेम्परेचर पे बहुत पहले ही आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम हीट उसको लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो पूरा बीकर है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है वो टेम्परेचर? इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि जो हीट हम लगा रहे हैं वो हीट आइस एब्जॉर्ब कर रहा है और वो हीट यूज हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है? तो उस बॉन्डिंग को तोड़ने में जिसने उसको आइस बना के रखा है। तो इसके लिए उसको हम हीट देते जा रहे हैं, लेकिन उस सोल्यूशन का मतलब उस पूरे बीकर का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। कब तक? जब तक वो पूरा का पूरा आइस वाटर न बन जाए, पूरा का पूरा आइस वाटर न बन जाए। तो इसको, ये जो हीट है इसको हम बोलते हैं द हीट ऑफ फ्यूजन या फिर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, आपका हीट एब्जॉर्ब होता जा रहा है। हीट तो मैं कंटिन्यूअसली सप्लाई करता जा रहा हूँ, लेकिन वो पूरा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वही द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert it into the liquid phase is called the latent heat of fusion। क्या है? एक बार और, the amount of heat energy absorbed at constant temperature
कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड, उसको सॉलिड एब्जॉर्ब कर रहा है टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द लिक्विड फेस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी के आगे हम बढ़ेंगे कि जब वो आइस वाटर बन गया, अब वो वाटर बन गया तो अब क्या होगा, उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब वो बढ़ते 100 डिग्री पर पहुंचेगा। अब हम 100 डिग्री पर क्या देख रहे हैं कि 100 डिग्री पर से आगे वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। 100 डिग्री पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो 100 से आगे नहीं बढ़ रहा है। 100 से आगे कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक उसके अंदर का एक ड्रॉप वाटर तक वेपर बन के उड़ न जाए तब तक। जब पूरा वाटर उड़ जाएगा तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो उसके अंदर क्या होगा, फिर वो जो ग्लास है वो हीट चालू होगा, वो हमको उससे नहीं लेना। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम तो हीट दिए जा रहे हैं, हमारा गैस तो अब तक जल ही रहा है, लेकिन ये टेम्परेचर 100 पे कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि जो हीट हम अब दे रहे हैं वो हीट क्या कर रहा है, तो वो उस बॉन्डिंग को तोड़ने में लगा हुआ है ना। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड at constant temperature, यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a liquid, यहाँ पे liquid absorb कर रहा है उसको, तो by unit mass of a liquid to convert itself into a gaseous phase is called as latent heat of vaporization, है ना। एक बार और देखते हैं, the amount of heat energy एब्जॉर्ब एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन हमारा टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट है। वो जो लिक्विड है उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या कर रहा है, अपने आप को गैस में कन्वर्ट कर रहा है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय ए लिक्विड टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द गैसेस। अच्छा, ये तो ठीक है, समझ गया, लेकिन वो बॉयल क्यों होता है, उसका एक कंसेप्ट ऐसा है कि देखिए, ये जो बीकर है हमारा, ये जो हमारा बीकर है ये, और हमारा बर्नर यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे ये लेयर ऑफ वाटर है, और लेयर ऑफ वाटर है, तो यहाँ से जब हीट जा रहा है तो सबसे पहले जो लेयर गर्म होगा वो होगा नीचे वाला लेयर सबसे पहले गर्म होगा। और जो चीज का टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होता है ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे हाई है और इसका वॉल्यूम सबसे कम हो गया कंपेयर टू इसके, तो क्या होगा कि जब इसका वॉल्यूम कम हो गया, और जिस चीज का वॉल्यूम कम होता है वो वाटर के ऊपर होता है, और जिसका वॉल्यूम हाई वो नीचे होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो ये रोटेशन चलता रहता है, इसीलिए ये बॉयल होना स्टार्ट होता है, क्योंकि नीचे वाले लेयर ऊपर आने लगते हैं। तो ये दो चीजें हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आगे बढ़, और हाँ ये भी है कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, या फिर हीट ऑफ फ्यूजन या फिर हीट ऑफ अपना वेपराइजेशन है, ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है। ऐसा ये सेम नहीं है कि वाटर का ये मेल्टिंग पॉइंट 0 है एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो अल्कोहल का भी वही होगा, अल्कोहल का उससे कंपैरेटिवली कम होगा। तो आपके बुक में ये चीज दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे रेगुलेशन पे। रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन हम सबने बचपन में एक जादू देखा था कि एक जो बर्फ वाला होता है, जो गोला बेचता था गर्मी में, तो वो क्या करता था, बर्फ का जो सिल्ली होती थी, जो क्यूब होता था, उसको रगड़ के पूरा पाउडर बना देता था, है ना, वो पूरा अलग अलग, और बाद में एक ग्लास में डाल के एक कांडी डालता था उसमें और बांध के दे देता था, तो वो पूरा बर्फ एक साथ वो जुड़ जाता था। ये कैसे होता था? जादू ही तो था, लेकिन उसी जादू को बोलते हैं रेगुलेशन, है ना। इसका कंसेप्ट ऐसा है कि जब हम किसी भी चीज पे, जब हम आइस पे एक प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होता है, हम उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना। जब हम उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, जब हम उस पे प्रेशर लगाएंगे तो उसका जो पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो 0 से कम हो जाता है, 0 से कम हो जाता है, और जब हम फिर से प्रेशर हटाएंगे तो वो फिर से 0 पे आ जाता है। तो होता क्या है कि जब हमने उस पे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि क्या करो, एक आइस का ऐसे एक बड़ा सा भाग ले लो और एक स्ट्रिंग ले लो, वायर ले लो, और दोनों साइड एक वजन बांध के उस पर रख दो। तो हम क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद वो जो स्ट्रिंग है ना, वो आइस के अंदर आ जाएगा,
मतलब आइस के अंदर आया, मतलब ये आइस था तो वो यहाँ से ये बीच में आ गया और फिर बाद में नीचे नीचे भी आएगा। तो अगर वो यहाँ आया मतलब वो यहाँ से कट करके आया होगा, लेकिन हमको क्या दिखता है कि ऊपर कहीं वो कट हुआ ही नहीं। तो कट हुआ ही नहीं तो वो अंदर कैसे आया? वो अंदर ऐसे आया कि जब हमने उस पर वजन लगाया, मतलब हमने प्रेशर बढ़ाया। जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ कि इसका जो जहां पे वो आइस बना हुआ था तो प्रेशर की वजह से वो मेल्ट हो गया। अब मेल्ट हुआ तो वो अंदर आ गया, लेकिन जब वो अंदर आया यहाँ से, अब पहले उसका प्रेशर इस पे था, ये वाले भाग पे, यहाँ पे जब प्रेशर लग रहा है तो ये क्या हुआ, मेल्ट हो गया। अब ये धागा यहाँ आ चुका है, यहाँ पे यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ से प्रेशर हट गया। जब यहाँ से प्रेशर हट गया तो वो फिर से बर्फ बन जाएगा, वो फिर से बर्फ बन जाएगा। और इसका प्रेशर यहाँ लग रहा है तो यहाँ पे पानी बन के ऐसे धीरे धीरे अंदर आता जाएगा और ऊपर से वो बनता हुआ चला जाएगा। इसी को बोलते हैं रेगुलेशन, कि जब हम आइस क्यूब पे कोई भी प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है कि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर को हटा लेंगे वो फिर से जुड़ जाएगा। यही है रेगुलेशन। आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये क्या है हम देखेंगे। अभी मैंने बताया था कि जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि अब देखो हम क्या करेंगे कि जब हम वो जो हमारा आइस है या फिर जो एक हम पढ़ लेते वाटर, तो वाटर को जब हम उसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, मतलब हमने फ्रीजर में डाल दिया उसको, तो वो क्या होना चाहिए, उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। और जब उसको निकाल के हम जब गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है 0 से लेके 4 डिग्री का पॉइंट, 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री का पॉइंट, इसके बीच में इसके ये 0 से 4 के स्पैन में ये क्या होता है कि उल्टा बिहेव करता है। ये क्या करता है, उल्टा बिहेव करता है। उल्टा बिहेव कैसे करता है कि जब हम 0 से 4 तक उसको गर्म करते हैं तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको एक्सपांड करना चाहिए था, है ना। यही है ना कि जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए। लेकिन जब हम 0 से 4 पे उसको हीट कर रहे हैं तो ये एक्सपांड होने के बदले कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सपांड होने के बदले कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब ये क्या कर रहा है, एनोमलस बिहेवियर दिखा रहा है, उल्टा बिहेवियर दिखा रहा है। उल्टा ही दिखा रहा है ना कि क्या हो रहा है कि जब हमने 0 से 4 तक उसको हीट किया, 0 से 4 तक, तो जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जब हम उसको 0 से 4 तक हीट कर रहे हैं तो ये एक्सपांड नहीं हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे 0 से अगर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, तो ये समझो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे 5 6 7, तो हम क्या देखेंगे कि जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो ग्राफ होना चाहिए था वो कुछ ऐसा होना चाहिए था कि ये बढ़ रहा है ना। 0 से 4 पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम बढ़ते जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सबसे पहले कम होता जाएगा और 4 पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो सबसे मिनिमम, 4 पे इसका वॉल्यूम होगा सबसे मिनिमम और बाद में ये बढ़ता ही जाएगा। ये है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कि 0 से 4 डिग्री के बीच में वाटर को जब हम हीट कर रहे हैं तो वाटर एक्सपांड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी को बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये है यहाँ पे होप्स अपैरेटस। तो होप्स अपैरेटस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके लिए इसको छोड़ रहे हैं हम। आगे जब हम बढ़ेंगे, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी ये क्या है, ड्यू पॉइंट क्या होता है और ह्यूमिडिटी क्या होता है। हमको पता है कि अर्थ जो है हमारा ये 71% पूरा का पूरा पानी है और 29% लैंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर का वेपराइजेशन होता रहता है, वाटर का वेपराइजेशन होता रहेगा बिकॉज ऑफ सन। तो वेपराइजेशन की वजह से क्या होगा कि एयर में जो हमारा एयर है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे, है ना। और वो डिपेंड करता है
एयर के टेम्परेचर पर कि कितना है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिड मतलब अभी जो हमारा एयर है वो ह्यूमिड है, वो मतलब सूखा नहीं है, ड्राई नहीं है, ह्यूमिड है। और ह्यूमिड रहने के लिए एक कुछ मान्य है, मतलब कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट है कि इतना एयर इसके अंदर होगा, तब इसको हम ह्यूमिड मानेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे माना गया है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 40 डिग्री, अगर हमारा जो एयर है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री है तो उसके अंदर 49 ग्राम ऑफ वाटर ड्रॉपलेट होना चाहिए 1 किलो एयर में। 1 किलो एयर में 49 ग्राम ऑफ वाटर ड्रॉपलेट होना चाहिए, तब जाके हम उसको ह्यूमिड बोल सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 1 किलो एयर है और उस एयर का टेम्परेचर है 40 डिग्री, तो अगर हम उसको ह्यूमिड बोलेंगे, अगर हमको उसको ह्यूमिड बोलना है तो उसके अंदर 49 ग्राम ऑफ वाटर होना चाहिए, तब हम उसको ह्यूमिड बोल सकते हैं। अगर उससे कम हुआ तो वो ड्राई हो गया, अगर उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, उससे ज्यादा हुआ तो वो हो जाएगा मोर सैचुरेटेड, और वो क्या होगा, उसका कंडेंसेशन होगा और वो ड्रॉप बन के गिरने लगेगा, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। देखिए कि जब 40 डिग्री था तो उसके अंदर 49 ग्राम वाटर चाहिए, तो अब हम मान लेते कि 40 डिग्री है और हम उसके अंदर 49 ग्राम ऑफ वाटर है, दिन में है, तो अभी वो ह्यूमिड है। लेकिन क्या हुआ, शाम हो गई या फिर रात हो गई और टेम्परेचर गिर गया। टेम्परेचर गिर गया, देखिए जब हम उसका टेम्परेचर गिराते जाएंगे, समझ लिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि मेरे पास एक एयर है, 1 किलो एयर है, उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री और उसके अंदर 49 ग्राम ऑफ वाटर है, मतलब वो ह्यूमिड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि अब मेरे पास 1 किलो एयर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन उसके अंदर वाटर का ड्रॉपलेट है समझो 40 ग्राम। अगर वो 40 ग्राम है मतलब वो ह्यूमिड नहीं है, वो ड्राई है, कम है ना, उससे कम है। तो अब क्या होगा, देखिए अब ऐसा होगा कि अगर मैं उसका टेम्परेचर कम करते जाऊंगा, टेम्परेचर कम करते जाऊंगा तो वाटर की नीड भी तो कम होती जाएगी। तो जब मैं टेम्परेचर को कम करते जाऊंगा तो एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा जहां पे वो 40 ग्राम पे ही 1 किलो एयर जो पहले 40 पे था, लेकिन समझो 32 पे आ गया, 32 डिग्री पे वो 40 ग्राम पे ही ह्यूमिड हो जाएगा। मतलब अगर मैं एयर का टेम्परेचर कम करता जाऊं, अगर मैं एयर का टेम्परेचर कम करता जाऊं तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे वो ज्यादा टेम्परेचर पे ड्राई था, लेकिन उस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा। तो इसी तरह से समझ लो कि मेरा एक एयर है जो ह्यूमिड है पहले से, है ना, मेरे पास 40 डिग्री का टेम्परेचर है, 49 ग्राम ऑफ वाटर भी है उसमें, लेकिन शाम हो गई और वो 40 डिग्री से, एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री से एक समझ लो 35 डिग्री हो गया या फिर 30 डिग्री हो गया, लेकिन प्रेजेंस ऑफ जो वाटर ड्रॉपलेट है वो अभी भी 49 ही है। तो अब क्या हो गया, वो जो वाटर है वो एक्सेस हो गया, वो वाटर एक्सेस हो गया तो वो क्या बन जाएगा, उसका कंडेंसेशन होगा और वो ड्यू बन के, वो ओस बन के गिरेगा, ड्यू पॉइंट हो जाएगा, वो ड्यू पॉइंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, दोनों में फर्क है। जब एक्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी हो जाता है, जब वाटर ड्रॉपलेट का प्रेजेंट एक्सेस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट, उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सपोज अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड मतलब क्या, कि उसके अंदर जितना नीडेड है, जैसे हमने देखा कि 40 डिग्री पे एयर था, उसको 49 ग्राम ऑफ वाटर की जरूरत थी, लेकिन अनसैचुरेटेड मतलब 49 ग्राम नहीं है, उसमें कम है, समझ लो 40 डिग्री पे तो 40 ग्राम ऑफ वाटर है, मतलब वो अनसैचुरेटेड है, वो ह्यूमिड नहीं है। तो एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उस एयर का जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री था, अब मैं क्या करने लगा, उसको कम करते जाने लगा। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे उतने ही वाटर में वो एयर सैचुरेटेड हो जाएगा। द एयर बिकम सैचुरेटेड विथ वेपर, और इस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अच्छा, और जो ह्यूमिडिटी है हम नापते कैसे, तो ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हम यूज करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हम इसका एक रिलेशन निकालते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू कि एक्चुअल मास ऑफ वाटर कितना है, एक्चुअल मास ऑफ
जो एयर है हमारा 1 किलो, उसके अंदर है कितना डिवाइड बाय कितना चाहिए। जैसे हमने देखा कि हमारे एयर को 1 किलो एयर को 49 डिग्री चाहिए, लेकिन हमारे पास है 40 ही ग्राम, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको परसेंटेज में मिलेगा कि कितना वो सैचुरेटेड है, कितना वो ह्यूमिड है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो हमको उसका आंसर मिलेगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ड्यू पॉइंट पे मतलब जब वो ओस बन करके गिरने लगेगा वहां पे जो वो चाहिए वो 100% होता है। मतलब ड्यू पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है 100%, मतलब 49 सेम 49 रहा तो सेम, मतलब वो ड्यू पॉइंट पे है, मतलब उसमें से बूंदे गिरेंगी। लेकिन अगर 60% या 60% से ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि वो एयर ह्यूमिड है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ एयर है इतना कि एयर हमको मॉइस्ट लगे, मॉइस्चर हो उसके अंदर। मतलब अगर इसका आंसर 60% से ज्यादा आता है, 60% से ज्यादा आता है तो हम बोल सकते हैं कि वो एयर ह्यूमिड है। बट इसका आंसर अगर 60 से कम आता है तो वो ह्यूमिड नहीं है, वो ड्राई है। वो ह्यूमिड नहीं है, वो ड्राई है। हीट की यूनिट की बात करेंगे तो हीट का जो यूनिट है वो है ऐसा यूनिट की बात करेंगे, ऐसा यूनिट का तो ये है जूल। और सीजीएस में बात करेंगे तो कैलोरीज क्या होता है। अब ये क्या होता है कि समझिए कि एक ग्राम एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, मतलब समझ लो मेरे पास 1 ग्राम एयर है और उसका टेम्परेचर है समझो 40 डिग्री, अभी उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री। अब इसको मैं हीट देना चालू करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं हीट देना चालू करूंगा कि इसका टेम्परेचर 40 से 41 डिग्री हो जाए। इसका टेम्परेचर कितना हो जाए 40 से 41 डिग्री हो जाए। तो जब मैं इसको हीट देना स्टार्ट करूंगा ना तो 40 से 41 जाने तक मैंने जितना हीट दिया, 40 से 41 जाने तक मैंने जितना हीट दिया उसको हम बोलेंगे 1 कैलोरी, उसको हम बोलेंगे 1 कैलोरी। मतलब 1 ग्राम एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट मैं दूंगा उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। और अगर मेरे पास 1 किलो एयर है, 1 kg ऑफ एयर है, तो 1 किलो एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट मैं दूंगा उसको अपन बोलेंगे 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी। और अगर हम इसी को जूल में बात करें तो जूल में याद रखना 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तो ये हो गया हमारा आज के जो पॉइंट है मेन इसमें से निकाले हमने। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे उसके अंदर हम जो अपना न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वही सॉल्व करेंगे और उसके जो कंसेप्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि पूरा जो ये लेसन है पूरा एक बार पढ़ना और इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, ताकि सारे कंसेप्ट अच्छे से समझे और जब हम एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज देंगे तो वो आपको बिना टेक्स्ट बुक पढ़े आ जाए। थैंक यू।